Good morning, students. How are you all? गुड मॉर्निंग सुमित, कैसे हो भाई तुम सब? लास्ट चैप्टर पढ़ाया था, कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पहले तो ये बताओ। आवाज आ रही मेरी? चलो लास्ट चैप्टर पढ़ा था। कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो? ऑलरेडी हमने बहुत लंबी छुट्टियां ली है सुबह। पूरा नवंबर छुट्टी तो थे। और आपको इस नींद को पढ़ाई में यूज कर लेना चाहिए। अब शायद दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग और लर्निंग और प्रैक्टिस। यू हैव टू मच सब्जेक्ट्स एंड टू मच syllabus that you need to complete within few months. I can understand, but अब तो ठीक है, अब तो ऑलमोस्ट अपने सर्दियां निकल चुकी हैं। कुछ दिन की और है, अब रजाई में बैठो, अच्छे से पढ़ो। ये बिल्कुल सही टाइम है जब हम बाहर भी नहीं जाते हैं, खेलते भी नहीं है इतना, है ना? तो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपन घर पे स्पेंड करते हैं, तो उसे यूटिलाइज किया जा सकता है पढ़ने के लिए। हाँ, बायो में बहुत सारा कोर्स बचा है, बिल्कुल बचा है बेटा। सबसे बड़ा सिलेबस ही बायो का आता है। तो एक क्वेश्चन पूछा है पहले मैंने कि लास्ट चैप्टर डाइजेशन जो पढ़ा था उससे रिलेटेड किसी को डाउट है तो पूछ लो। आवाज आ रही है ना मेरी?
एब्जॉर्प्शन नहीं है। एब्जॉर्प्शन में क्या नहीं है सुमित, कौन से वाला नहीं है? विशाल कौन से वाला नहीं है बेटा? और क्या समझ में नहीं आया? हाँ, थोड़ा इससे लेट हो सकते हैं इस बार। विशाल क्या समझ में नहीं आया बेटा, बता तो सही। नहीं, मैं बता तो दूंगा, पूरा तो बता दूंगा, लेकिन तूने क्या पढ़ा और क्या नहीं समझ में आया वो मुझे जानना जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग ही बताऊंगा ना मैं। पर पूरा तो ऐसा तो होता नहीं है कि भाई बोल दिया तुमने कि डाइजेशन पूरा समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बताऊं।
हाँ भाई विशाल, कौन से वाला पार्ट नहीं समझ में आया ये बता पहले तो। डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पूछ रहे हो? हाँ, ठीक है। डिसऑर्डर तो बता देंगे, इजी से ही है, 4-5 ही बात क्या फर्क पड़ रहा है उसमें तो। अच्छा चलो ये बताओ विशाल, विशाल कौन सा वाला सेक्शन नहीं समझ में आया? पूरा नहीं समझ में आया ऐसा थोड़ी ना होता है। एक लाइन तो इसमें सिंपल सी है वाटर वाली तो। आवाज आ रही है मेरी? सबको आवाज आ रही है मेरी? विशाल अपने साथ है या नहीं है पहले तो बताओ। विशाल गायब हो गया क्वेश्चन पूछ करके। चलो मैं तुम्हें डाइजेशन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है ना वो एक बार दोबारा करवा देता हूं। पहला था अपना जॉन्डिक्स, ठीक है ना। जॉन्डिक्स अगर अपना लीवर बराबर काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, लीवर बराबर काम नहीं कर रहा है तो हमारे बॉडी के अंदर बनने वाले कुछ पिगमेंट्स हैं जैसे विल्यूब्रिन, उसको प्रॉपरली क्या नहीं हो पाएगा, ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। और ऐसी कंडीशन में हमारे डाइजेशन के का एक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है जिसे अपन जॉन्डिक्स बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज में इसे पीलिया कहते हैं अपन। पीलिया नाम की बीमारी हो जाती है जिसमें आईज का कलर येलो हो जाता है, नेल चेहरा भी पीला दिखाई देने लगता है। और जो इमल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो बाइल यूज कर सकता है वो रुक जाएगा। तो ऐसे में फिर पेट वाला खाना नहीं खा सकता। तो पहली डिजीज तो कौन सी है? जॉन्डिक्स है, ठीक है ना। दूसरी होगी डायरिया, लूज मोशन वाली कंडीशन जिसे बोलते हैं। कंटामिनेटेड फूड पी लेने, कंटामिनेटेड फूड का कंजप्शन करने से क्या हो जाती है, डायरिया जैसी कंडीशन हो जाती है जिसके अंदर है ना फीकस लिक्विड रूप में हो जाता है। भाई सेमी सॉलिड जो फीकस होता है वो कैसा होता है, लिक्विड पार्ट में हो जाता है। लूज मोशन वाली जो कंडीशन अपन बोलते हैं उसे डायरिया बोलते हैं। नॉर्मल ट्रीटमेंट से इसका क्योर किया जा सकता है। होता किससे है? कंटामिनेटेड फूड खा लेने से। पैथोजेनिक जो फूड होता है उसको खा लेने से हमारा क्या हो जाता है, ये डिजीज हो जाती है, ठीक है। तीसरी है वॉमिटिंग। कई बार वीक डाइजेशन की वजह से या इम्प्रॉपर डाइजेशन की वजह से हमारा जो पैरालिक स्पिंचर के ऊपर वाला स्पिंचर था, कौन ना, कार्डिक स्पिंचर, उस वाले पार्ट के स्पिंचर्स क्या होते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में खुलते हैं। और एक रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू ये हमारा क्या हो जाता है, जो मेडुला वाला पार्ट होता है वो वाला इस चीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और हमारा फूड क्या होता है, माउथ के थ्रू वापस बाहर आ जाता है, स्टमक से ही वापस बाहर आ जाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वॉमिटिंग कहते हैं। एक थी कॉन्स्टिपेशन, जनरल लैंग्वेज में से कब्ज कहते हैं अपन, अपच भी कह सकते हैं, कब्ज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें खाना क्या नहीं हो पाता, पास आउट नहीं हो पाता, एनएस के थ्रू क्या नहीं हो पाता, पास आउट नहीं हो पाता है, ठीक है। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। इसके अंदर हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल के जो बोलते हैं ना अपन मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं होते। जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। एक इंडाइजेशन वाली थी जिसमें खाना पचता नहीं है, फिर वो लेते हैं ना अपन पिंक कलर की दवाई एंटासिड वगैरह, वो वाली, ठीक है, जिसमें खाना खाने के बाद में क्या नहीं हो पाता, पूरी तरीके से खाना पच नहीं पाता और हमेशा ऐसा लगता है अपना पेट भरा हुआ है क्योंकि खाना क्या नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। अब तो आ गई समझ में दोनों को? सुमित आगे बेटा समझ में?
कोई बात नहीं बेटा, डिसऑर्डर वाला पार्ट डिलीट हो गया तो आना तो चाहिए अपने को। तुम ये मत देखो कि हमारे सिलेबस की उसमें कितना आएगा, एग्जाम में कितना आएगा। देखो पेपर यहीं से बनते हैं अपने, ठीक है ना। तो वो कोई चीज नहीं है, जितना करवा रहे हो उसमें से सब कुछ दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन जितना पढ़ा रहे हो वो तो पूरा पढ़ो भाई। 2 चैप्टर कम पढ़ लेना पूरे सिलेबस में से, लेकिन अच्छे से पढ़ लो जितने पढ़ रहे हो पूरे पूरे, ताकि एटलीस्ट उन्हें तो कभी दोबारा ना पढ़ना पड़े भाई। आप 100% दो किसी चीज को, ठीक है। सबको 50-50% या 40-70% देने से बढ़िया है कि आप 2 चीजें पढ़ लो, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ लो। सर, इन विच पार्ट ऑफ स्टमक मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस? इट्स नॉट स्टमक पार्ट। मैक्सिमम डाइजेशन तो अपने इलियम वाले पार्ट में होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है ना, उसमें डाइजेशन होता है। स्टमक में जो कार्डिक पार्ट है उसको छोड़ करके ही डाइजेशन होता है, ठीक है। और स्टमक क्या है, एक यूनिट की तरह फंक्शन करता है। स्टमक के कोई सेक्शन तो है नहीं भाई, स्टमक के क्या नहीं है, कोई सेक्शन तो है नहीं। स्टमक तो क्या करता है, एक कंप्लीट ऑर्गन की तरह बिहेव करता है, पूरा एक ही तो ऑर्गन है। ठीक है, पूरे स्टमक में लगभग 4 घंटे या 5 घंटे खाना रहता है। स्टमक में हमारे क्या रहता है, पूरे 4 से 5 घंटे खाना रहता है। तो वो पूरा स्टमक एक यूनिट की तरह फंक्शन करता है। ऐसे नहीं है कि कोई छोटा पार्ट अलग काम करता है, दूसरा पार्ट अलग काम करता है। तो फिर स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है। हाँ, स्टमक में कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है, मैंने बताया था ना कल। देखो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बता सकते हैं, मतलब ऐसा इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जैसे गैस्ट्रिक जूस कौन से पार्ट में से ज्यादा रिलीज होता है, ये बता सकते हैं। बाकी स्टमक तो खुद पूरी यूनिट है भाई। स्टमक ये ऐसा है, इसमें ऐसे नहीं है, कंपार्टमेंट्स तो है नहीं, सेक्शन तो है नहीं। एक बार खाना आएगा तो पूरे स्टमक में एक साथ आएगा। हाँ, लेकिन इसके जैसे पार्ट है, कार्डिक पार्ट है, ये फंडस पार्ट है, ठीक है, ये पाइलोरिक पार्ट है। तो आप इस चीज को डिवाइड कर सकते हो कि कौन से पार्ट में से क्या चीज ज्यादा रिलीज होती है। तो अपना जो फंडस पार्ट है उसी में से क्या होते हैं, ज्यादातर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं। जो फंडस वाला पार्ट है उसमें से ज्यादातर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं। आगे नहीं आती समझ में? चलो तो फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू करें। नेक्स्ट क्लास में तैयार हो गया ना, मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा तुमसे। ओके, सुन लिया तुमने? वर्क समझ में आ गया तो एक बार थंब भेज दो सारे। चलो नेक्स्ट सेक्शन करते हैं। देखो आज जो अपन चैप्टर चालू कर रहे हैं ना, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है ना। और शायद तुम्हारी बुक में इस चैप्टर का नाम होगा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के नाम से होगा। एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। चलो देखो, अभी अपन ने एक बहुत स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत पूरा चैप्टर कवर किया, ठीक है।
आपने मेमोराइज भी किया, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी की, लेकिन और आपने लास्ट में जो प्रोडक्ट्स में आपको मिले वो मिले क्या? ग्लूकोज, या आपको मिले होंगे ग्लिसरॉल, या जो प्रोटीन्स थी वो कन्वर्ट हो जाती हैं आपकी एमिनो एसिड्स में। इसके रूप में आपको फूड मिल गया आपका, इसके रूप में आपको आपका फूड मिल गया। लेकिन मैं कहूं कि ये आपके किसी काम का नहीं है, ये आपकी बॉडी को चाहिए ही नहीं, ये आपकी बॉडी के किसी काम का नहीं है। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इट्स नॉट एनर्जी, इट्स नॉट एनर्जी। ये आपकी बॉडी के कोई काम का नहीं है, आपकी बॉडी के लिए तो कोई लायक ही नहीं है। आपकी बॉडी को तो है ना सारा काम इससे करना होता है, एटीपी। दिस इज द एक्चुअल करेंसी ऑफ एनर्जी, दिस इज द एक्चुअल करेंसी ऑफ एनर्जी। इट इज मेड इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, मिटोकॉन्ड्रिया जिसे अपन कहते हैं, उसके अंदर बनती है। दिस इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट्स जस्ट अ रॉ मटेरियल, ठीक है ना, इट्स जस्ट अ रॉ मटेरियल, ठीक है ना। तो आपकी पूरी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो किससे चाहिए? एटीपी से चाहिए। इस खाने को इस तरीके से कन्वर्ट करने के लिए भाई क्यों चाहिए? पहला सवाल तो यही आया कि हमारा उतना अच्छा हमने मेहनत करके काम किया था, तो हमें क्या फायदा हुआ उसका कि भाई हमें चाहिए तो एटीपी के रूप में। तो देखो हमारी बॉडी के अंदर है ना जितनी भी एक्सरसाइजेस होती हैं, जितनी भी काम होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। जितनी भी बॉडी के अंदर हमारे या तो कुछ बनता रहता है या कुछ टूटता रहता है। हमारी बॉडी के अंदर दो ही काम होते हैं, या तो कुछ बन रहा होगा या कुछ टूट रहा होगा। तो उन दोनों कामों को मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस मैंने बताया दो तरीके की होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस मैंने तुम्हें बता दिया कितने तरीके की होती हैं, दो तरीके की, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कौन कौन सी? कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। किसी चीज का बनना, फॉर्मेशन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ समथिंग। जैसे एनर्जी बना रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं तो कॉल्ड एनाबॉलिक, और एटीपी को तोड़ रहे हैं तो कैटाबॉलिक, ठीक है ना। दो तरह की रिएक्शंस होती है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। जैसे एनर्जी बनानी है तो एनर्जी बनाने के लिए एनाबॉलिक रिएक्शन, और एनर्जी को तोड़ने के लिए कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये रिएक्शंस दोनों के मिलकर के क्या कहलाती है? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। बताओ ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई है? ये समझ में आ गई है तो थंब भेज दो फटाफट जल्दी से एक बार। नियति बाकी कहां गई है? सुमित वगैरह है कि नहीं अपने साथ में? इनके रिप्लाई नहीं आ रहे, क्लास छोड़ के तो नहीं चले जाते हैं कहीं? सुमित, कैन यू हियर? मतलब क्लास में है नहीं है अभी, ठीक है ना। चलो देखो देखो बेटा, तो ये जो रिएक्शन है, कैटाबॉलिक जो रिएक्शन है, इसके अंदर क्या बनाते हैं हम? एनर्जी बनाते हैं। किससे बनाते हैं? ग्लूकोज से। जो आपने ग्लूकोज खाया उसे आप ब्रेक डाउन करते हो, कैटाबॉलिक रिएक्शन करवाते हो, इसकी कैटाबॉलिक रिएक्शन करवाते हो, और इससे हमें मिलती है एटीपी, इससे हमें मिलती है एटीपी। और इस ग्लूकोज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ग्लूकोज को अपने को ब्रेक डाउन करना है, कैटाबॉलिक रिएक्शन करवानी है, और कैटाबॉलिक रिएक्शन करवाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, हमें जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की, ठीक है। हमें क्या करना है? ग्लूकोज को क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, किसके अंदर कन्वर्ट करना है? एटीपी में। और एटीपी बनाएंगे तो हमें क्या बने, किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जिसके रिजल्ट से ऑक्सीजन जब हम लेंगे तो ग्लूकोज जो है C6H12O6 वाली चीज, वो क्या करेगी? जो इसका कार्बन मॉलिक्यूल है उसे रिलीज कर देगा, उसे क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, CO2 बन जाएगी जिससे, ठीक है, जिससे क्या बन जाएगी? CO2 बन जाएगी। इसे बॉडी से बाहर निकालना है, इसे बॉडी के अंदर लेना है और इसे बॉडी से बाहर निकालना है। ओनली दिस इज वाई, ओनली दैट्स वाई वी नीड ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस पूरे चीज के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, हमें एक पूरे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स चाहिए, ठीक है ना, एक पूरा सिस्टम चाहिए, जिसके लिए इस पूरी एक्टिविटी को ऑपरेट करने के लिए
हमें एक वेल मैनर्ड सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगली बात समझ में, हमें पूरे इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए एक वेल मैनर्ड सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, विच इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज द नीड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि हमें क्या करना होता है, ग्लूकोज को तोड़ करके एटीपी में कन्वर्ट करना रहता है, जिसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन ये जो C6H12O6 है ये कन्वर्ट होगा फिर उसके बाद किसमें, CO2 में। रिजल्ट इसका क्या निकलेगा, CO2 में कन्वर्जन हो जाएगा। और बस इस चीज को कंप्लीट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। वी नीड अ वेल इक्विपाइड सिस्टम, हमें बहुत अच्छे से क्लासिफाइड सिस्टम की जरूरत है, विच इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, विच इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, नहीं है तो उतार लो। ये बहुत जरूरी है समझना कि व्हाट इज द नीड ऑफ रेस्पिरेशन। आज तक किसी क्लास में नहीं बताया जाता है कि रेस्पिरेशन क्यों चाहिए होता है, क्या कारण है। तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि मेटाबॉलिक रिएक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें कुछ बनता है, कुछ टूट जाता है। और क्या तोड़ रहे हैं अपन, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, जिससे हमें क्या बन जाए, एटीपी बन जाए। और ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। और ये पूरा प्रोसेस के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत है, जिस सिस्टम का नाम हमने दिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और उस सिस्टम का हमने नाम क्या दिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नाम दिया। ठीक है, उतारते ही थंब भेज देना ताकि आगे चालू करें। डन, चलो। अब इनको कैसे समझ में आएगा, 20 क्लास छोड़ के चले जाते हैं, फिर बोलते हैं हमें समझ में नहीं आया। चलो देखो बेटा, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखो, दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। लेकिन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन समझने से पहले अपन ब्रीदिंग समझेंगे, व्हाट इज ब्रीदिंग और व्हाट इज रेस्पिरेशन। इनटेक या इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो बाबा रामदेव सुबह सुबह करवाते हैं ना 4 साढ़े 4 बजे उठ करके सबको, ठीक है, कि क्या, ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर रिलीज करना। ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर रिलीज करना ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन तो क्या कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, और CO2 को क्या कर देते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, रेस्पिरेशन नाम दिया है। ठीक है, ब्रीदिंग भी कह सकते हैं इसको, इनहेल और एक्सहेल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहलाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की देखो, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बेटा दो तरीके का है। पहला है इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। दूसरा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है ना, दो तरह के रेस्पिरेशन है हमारे पास में, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो हुआ कैसे, पहले बात करते हैं अपन एक्सटर्नल की। ये तुमने पढ़ा हुआ है, एनवायरमेंट में गैसेज हैं, एनवायरमेंट में बहुत सारी गैसेज हैं, उनमें से किसी एक गैस को बॉडी के अंदर ले लेना। किसके अंदर ले लेना, बॉडी के अंदर ले लेना, यानी कि एक्सटर्नल, बाहर, बाहर वाला प्रोसेस, बॉडी से बाहर से, बॉडी के बाहर से गैसेस को अंदर लेना, बॉडी के बाहर से गैसेस को अंदर लेना क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पार्ट है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पार्ट है। इसमें अपन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बाहरी दुनिया से गैसेस को क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ले लेते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, फिर हमने क्या किया, जो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर ले लिए, अब हमें जरूरत है किसको, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, अभी भी मैंने बताया ना, एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए। तो हर सेल के पास क्या पहुंचती है, गैसेस पहुंच जाती है, हर सेल के पास गैसेस पहुंचती है। तो बॉडी के अंदर
सेल्स के अंदर जो गैसेस जा रही हैं, सेल्स के अंदर जो गैस जा रही है ब्लड के थ्रू, जो सेल्स के पास गैसेस जा रही है, इस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। भाई एक तो हो गया एक्सटर्नल एनवायरमेंट से हमने अंदर लिए, और एक हमने लिए किससे, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भेज चुके हैं, लेकिन हर सेल तक पहुंचानी है, क्योंकि सेल को क्या करना है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है। भाई ग्लूकोज को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। इस वाले ऑक्सीडेशन को, इस वाले रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए जो गैसेस चाहिए, जो रेस्पिरेशन चाहिए, जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं अपन 10th क्लास में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो जिस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। बताओ नियति, आ गया समझ में इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? इंटरनल एक बार और बता देता हूं, ठीक है चलो। देखो इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रेकडाउन ऑक्सीडेशन के लिए। एक रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ले ली जाती हो, ऑक्सीजन ले ली जाती हो। तो हमारी जो हर सेल है, एनर्जी किसको चाहिए, हर सेल को चाहिए। एनर्जी तो हर सेल को चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स है और हर सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और उसी एनर्जी को कन्वर्जन किससे होता है, ऑक्सीजन से होता है। उस एनर्जी का कन्वर्जन किससे होता है, ऑक्सीजन से होता है। और ये एनर्जी हमें मिलती कहां से है, सेल्स से मिलती है। ये ऑक्सीजन हमें कहां मिलती है, ब्लड से सेल्स में आ गई। तो सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया पानी सेल्स के अंदर पाया जाता है, वो क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, यूज करेगा। और यही रेस्पिरेशन, यही जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है क्या कहलाती है, इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाती है। यानी कि सेल्स के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन, यानी कि सेल्स के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। भाई ये तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, बाहर के एनवायरमेंट से बॉडी के अंदर जो गैसेस ली जा रही है उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। इंटरनल कौन सा होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, जो हमारी हर सेल के अंदर हो रहा है, जो हर ऑर्गन चाहता है, जिसको हर ऑर्गन को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। आगे नहीं आती अब तो, आ गया तो उतार लो और उतारते थंब भेज देना। चलो चालू करें आगे। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन काम में आते हैं। तो ये सब चीज तो अपन पढ़ चुके हैं। प्रोटोजोन्स हैं वो बॉडी सरफेस से कर लेते हैं, इंसेक्ट हैं वो ट्रेकिया से कर लेते हैं, फिशेज हैं वो गिल्स से कर लेती हैं, कुछ लंग्स से भी करती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे रेस्पिरेशन के ऑर्गन। भाई अलग अलग ऑर्गन से क्या किया जा सकता है, रेस्पिरेशन किया जा सकता है। सिंपल ऑर्गेनिज्म बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू कर लेती है, बॉडी सरफेस होती है उसी से कर लेती है, जैसे अमीबा वगैरह, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसी हैं जिन्हें अपने को क्या करवाना पड़ता है, ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स को क्या करती है, ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जैसे ट्रेकिया है, गिल्स हैं, और ह्यूमन जो करता है वो करता है नेसल कैविटी से। तो अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। 10th क्लास में जो तुमने सिस्टम पढ़ा था उसके दो पार्ट पढ़े थे, इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल, शायद कुछ ऐसा था, शायद मुझे जहां तक याद है, ठीक है। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और दूसरे
एसेंशियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो पहले के जो 3 पार्ट है वो पढ़ते हैं, ठीक है। पहला अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन या पार्ट। और जो दूसरा वाला है वो है हमारा एसेंशियल वाला पार्ट, वो मैं बाद में करवाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में जो आएंगे वो आएंगे हमारी नेसल कैविटी। कौन सी है, नेसल कैविटी या एक्सटर्नल नेयर जिसको बोला गया है। पहले पार्ट में पढ़ेंगे अपन एक्सटर्नल एक्सटर्नल नेयर। सेकंड जो आएगा वो आता है अपना नेसल पैसेज। और जो थर्ड जो आएगा वो आएगा अपना एपिग्लोटिस। क्या आएगा, फेरिंग्स या एपिग्लोटिस, ठीक है। फेरिंग्स। देखो यहां तक चालू करते हैं, पहले एक्सटर्नल लेयर्स की बात करते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, जो 10th में पढ़ा था ना उतना ही है, कुछ ज्यादा डिटेल में दे नहीं रखा। अपने ह्यूमंस के अंदर नोज के अंदर 2 ओपनिंग पाई जाती है, नोज की 2 ओपनिंग पाई जाती है, विच आर कॉल्ड एक्सटर्नल लेयर। क्या बोलते हैं इनको, एक्सटर्नल लेयर्स बोलते हैं, 2 बाहर की तरफ, ठीक है, जो अंदर लीड करती है किसको, नेसल कैविटी को। अंदर किसको लीड करती है, नेसल कैविटी को, या जिसे नेसल पैसेज बोल सकते हो, नेसल पास बोल सकते हो अपने, उस चीज को क्या करती है, लीड करती है। Sumit is writing something. Let's wait. सुमित सर पहले आप मुझे ये बताएंगे व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन और व्हाट इज द नीड ऑफ रेस्पिरेशन। उसके बाद बात करेंगे इसकी नॉस्ट्रिल कहते हैं कि नहीं कहते। पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, व्हाट इज द नीड ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ रेस्पिरेशन। और एटीपी क्या, और ये ग्लूकोज से एटीपी बनने का प्रोसेस है, ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। मैंने कुछ 4-5 तरीके की भी रिएक्शन बताई थी ना, उनमें से कौन सी है ये रिएक्शन। एनाबॉलिक, वेरी गुड। एनाबॉलिक रिएक्शंस होती क्या है। What do you understand by anabolic reactions? To form something. But if I'm not wrong, in this process, breaking down of glucose, जैसे कि तुमने लिखा है breaking down of glucose, something is breaking over here, not forming. तो breaking down का तो शायद catabolic था, if I'm not wrong. What yes sir, where were you? अभी अभी पढ़ा रहा था जब, कहां थे तुम। मैंने 4 बार आवाज दी थी, एक बार भी रिस्पॉन्स नहीं किया था।
एक बार लॉग आउट होने में शायद 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते होंगे। ओके, पूरी इतनी देर तक पुअर कनेक्शन ही बता रहा था और यहाँ पे आप लॉग ही नहीं थे, लॉग आउट तो हुआ ही नहीं। बीच में आ रहा था तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया? हमने तो वेट भी किया था थोड़ी देर। दिस इज नॉट द वे ऑफ टेकिंग क्लास। चलो, एक्सटर्नल लेयर्स पाए जाते हैं वन पेयर ह्यूमन के अंदर। एक्सटर्नल लेयर्स पाए जाते हैं जिनकी ओपनिंग हमारे क्या होती है, एनवायरमेंट के बाहर की तरफ होती है। इन्हीं से हम क्या करते हैं, ब्रीद इन कर लेते हैं। इन्हीं से हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ गैसेस को क्या करते हैं, ब्रीद इन करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में ये एक सिंपल पैसेज पे पहुंचती हैं। ठीक है, ये आगे लीड होती है किससे, नेसल पाथ से या नेसल पैसेज से। ठीक है, जो है तो बहुत छोटे, है तो बहुत छोटे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, ये अबोनी होते हैं, बोन नहीं होती है, यहाँ पे कार्टिलेज होती है। ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको नजर आती है, इट्स कार्टिलेजियस। ये क्या है, कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है। इसमें कार्टिलेज से मिलकर के बना हुआ ऑर्गन है। दो पतली पतली डक्ट है यहाँ पे, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, जो आपके नेयर से ये आगे लीड करते हैं किसको, नेसल पैसेज को। जो कार्टिलेज से मिलकर के बनी हुई दो पतले पतले पैसेज है, पतली पतली नलकियां लगी हुई ऐसा कह सकते हैं, दो छोटे छोटे रास्ते हैं। ठीक है, अंदर ये क्या करते हैं, गैसेस को लेकर के जाते हैं आगे चल के। ये एक कॉमन पाथवे पे खुलते हैं। ठीक है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, जो आगे चल के यहां से मतलब नीचे की तरफ अंदर जाकर के कुछ ऐसे इस तरफ जाकर के यहां पे नीचे की तरफ आगे चल करके कॉमन पाथवे को फॉलो करते हैं, जिसे अपन नेसोफेरिंग्स बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं, नेसोफेरिंग्स। उसके बाद में हमारा तालु पाया जाता है, वोकल कॉर्ड होता है। ठीक है, जो जहां पे हमारी क्या मिलती है, लैरिंगोफेरिंग्स या फेरिंग्स वाला रीजन जो होता है उसमें लीड करते हैं, गैसेस के लिए क्या करते हैं, लीड करते हैं। देखो, इसके अंदर जो बोन्स अबोनी जो स्ट्रक्चर्स है, वो पतले पतली डक्ट्स लगी रहती हैं। जो पतली पतली क्या लगी रहती है, डक्ट्स लगी रहती हैं। ठीक है ना। याद रखना, हमारा जो नेसल पासेज है, जो हमारा नेसल पासेज है, ये क्या करता है, हमेशा वेट रहता है। हमेशा कैसा रहता है, वेट रहता है। इसके अंदर क्या रहती है, हमेशा म्यूकस का सिक्रेशन होता रहता है, जो इस पैसेज को क्या करते हैं, वेट रखते हैं। हमेशा क्या करते हैं, वेट रखते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसके अंदर जो स्ट्रक्चर अपन देखेंगे ना, वो रिंग शेप की है। टर्बाइन बोन्स अबोनी वो बोलते हैं इनको, टर्बाइन कार्टिलेजेस बोलते हैं। तो जो हवा जो पहुंचेगी वो हल्की हल्की घूम करके पहुंचेगी, वो हमें बड़ा बेनिफिट अवेलेबल करवाएगी। इसके अलावा नेसल कैविटी के अंदर हल्के हल्के टिनी हेयर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पाए जाते हैं। सीलिएटेड हेयर्स भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, सीलिएटेड हेयर्स। ये हेल्प करते हैं प्रिवेंशन में। ये हेल्प करते हैं किसमें, प्रिवेंशन में। किस चीज की प्रिवेंशन करते हैं ये, कि किसी भी प्रकार के हल्के माइक्रो पैथोजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना करे। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना करे। जो डस्ट पार्टिकल है वो हमारे अंदर एंटर ना करे। मतलब अगर 6 माइक्रोन से भी छोटे तक के जो पार्टिकल्स होंगे वो हमारी बॉडी के अंदर क्या कर लिए जाएंगे, यहीं पे रोक लिए जाएंगे। हमारी बॉडी के अंदर ही रोक लिए, नेसल पैसेज में क्या कर लिए जाएंगे, रोक लिए जाएंगे। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स तो मैंने बता दिया तुम्हें, उन्हें क्या कर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। तो दो स्ट्रक्चर बता दी तुम्हें, नेसल पैसेज और एक्सटर्नल नेक्स। अब बात करते हैं अपन फेरेंक्स वाले रीजन की। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें एक फेरेंक्स के बाद में अपन इसमें लैरिंक्स भी पढ़ेंगे। लैरिंक्स भी साथ के साथ पढ़ेंगे। आल्सो नोन एज वोकल कॉर्ड। इसे अपन क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है ना, वोकल कॉर्ड भी इसे
बोलते हैं। देखो ये सेम पाथवे जो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं कोई डायग्राम वगैरह ड्रॉ नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होती है, जैसे देखो उस टाइम एपिग्लोटिस ने क्या किया था, हमारे लिए हेल्प की थी कि हमारा जो खाना है वो इसोफेगस में जाए, ना कि ट्रेकिया वाले पार्ट में जाए, ना कि ट्रेकिया वाले पार्ट में जाए। जबकि अब वो अश्योर करेगा इस चीज को, अब वो अश्योर करेगा इस चीज को कि जो हमारा खाना है वो सीधा किसके अंदर चला जाए, ट्रेकिया के अंदर। जो सॉरी, इस बार हमारे लिए क्या अश्योर करेगा कि जो एयर हम ले रहे हैं, जो ब्रीद इन हम कर रहे हैं, वो गैसेस सीधे किसके अंदर चली जाए, ट्रेकिया वाले पार्ट में जाए, फूड पाइप में ना जाए। वहां पे एपिग्लोटिस वापस अश्योरिटी करके देगा, ठीक है, कि आपका क्या हो, फूड क्या हो, जो एयर है वो सीधे किसके अंदर चली जाए, ट्रेकिया वाले पार्ट में चली जाए, ठीक है। वहां पे आपको मिलेगी एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड। आपको कुछ दो पतले पतले ऐसे पार्ट मिलेंगे, ठीक है ना, दो पतले पतले पार्ट मिलेंगे ट्रेकिया से पहले। उसके बीच में से जैसे ही एयर निकलती है, जिसे अपन यहां पे फील कर सकते हैं, जिस चीज को अपन यहां पे फील कर सकते हैं, तो जब भी अपन सांस लेते हैं तो उसमें से एयर गुजरती है, बीच में से क्या निकलती है, एयर निकलती है, आती है और जाती है, आती है और जाती है, ठीक है। इस एयर के जाने से वहां पे क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, वो चीजें क्या करती हैं, थोड़ी वाइब्रेट करती हैं। तो जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या करती हैं, इस तरीके से वाइब्रेट करती है, और इन वाइब्रेशंस की वजह से, और इन वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देता है, हमें महसूस होता है, हमें हम सुन पाते हैं, हम क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं, ठीक है। तो ये वाला रीजन किसके अंदर आता है, अपने फेरिंग्स वाले रीजन में आता है, फेरिंग्स वाले रीजन में आता है। तो लैरिंग्स को इसीलिए अपन ने क्या कहा है, वोकल कॉर्ड कहा है। लैरिंग्स को इसीलिए अपन ने क्या कहा है, वोकल कॉर्ड भी कहा, ठीक है। बताओ ये तीन लोकेशन समझ में आ गई क्या, तब तो आगे चले। चलो तो फिर आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ के आना, लास्ट टॉपिक डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ के आ जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, गुड बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।